तो ये कहानी सिर्फ एक डरे हुए अत्याचारी राजा की नहीं है। नहीं, ये कहानी उस सवाल की है कि भाई जब पावर, जब सत्ता सच को अपने हिसाब से मोड़ना चाहे तो फिर सच होता क्या है। असल में ये एक टक्कर है, सत्ता की, विश्वास की और एक ऐसे गहरे राज की जो पूरे के पूरे साम्राज्य को हिलाकर रख सकता था। और कहानी शुरू होती है सीधे कंस के इस एक इल्जाम से। अब देखिए, एक तानाशाह के लिए जो वो कह दे, जो वो इल्जाम लगा दे, वही फैसला होता है। वो सच ढूंढ नहीं रहा है, उसे तो बस अपने शक को सही साबित करना है। और यहीं से शुरू होती है एक जानलेवा धमकी, एक ऐसी सिचुएशन जहां सच बोलो तो भी मौत और ना बोलो तो भी मौत। तो चलिए अब जरा उस वजह को समझते हैं जो कंस को इतनी क्रूरता पर उतारू कर रही थी, उसका डर। कहानी का ये वो हिस्सा है जो दिखाता है कि कैसे एक बहुत ताकतवर शासक का सबसे बड़ा दुश्मन कोई सेना नहीं होती, बल्कि उसके अपने ही दिमाग में बैठा हुआ एक वहम होता है। कंस जो कुछ भी कर रहा था उसकी जड़ यही भविष्यवाणी थी। पर यहां एक बात गौर करने वाली है, कोई भी भविष्यवाणी उतनी ही ताकतवर होती है जितना उस पर यकीन करने वाला होता है। कंस के डर ने इस भविष्यवाणी को एक अटल सच्चाई में बदल दिया और उसे अपने ही परिवार का दुश्मन बनाकर खड़ा कर दिया। देखिए, कंस का ये जो प्लान था ना, वो सिर्फ सच जानने के लिए नहीं था। नहीं, जब आप एक ईमानदार आदमी को टारगेट करते हैं तो आप असल में ईमानदारी के आइडिया पर ही हमला कर रहे होते हैं। ये उसकी पावर का शो ऑफ था। वो दिखाना चाहता था कि देखो, मैं किसी भी उसूल को, किसी भी इंसान को झुका सकता हूं। अब कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। वासुदेव से ये जो पूछताछ हो रही है, ये सिर्फ सवाल जवाब नहीं रह जाती, ये सच की परिभाषा पर एक फिलोसॉफिकल लड़ाई बन जाती है। यहाँ आमने सामने है एक राजा का सच जिसे वो अपनी ताकत से थोपना चाहता है, और एक ज्ञानी का सच जो समझ और विवेक पर टिका है। और यही वो सवाल है जो इस पूरी टक्कर के सेंटर में है। क्या सच सिर्फ वही है जो आंखों से दिखता है, या जो सत्ता कहती है, या फिर सच उससे कहीं ज्यादा गहरा और पर्सनल होता है? इस एक सवाल का जवाब ही ये तय करेगा कि असली शक्ति किसके पास है, राजा के पास या ज्ञान के पास। यहां पर ना दो अलग अलग दुनियाएं टकरा रही हैं, साफ साफ। कंस के लिए सच क्या है? एक हथियार जिसे वो कंट्रोल करना चाहता है, और वासुदेव के लिए, उनके लिए सच एक तजुर्बा है जो इंसानी समझ के हदों में बंधा हुआ है। और एक बात समझिए, वासुदेव यहां सिर्फ फिलॉसफी नहीं झाड़ रहे, वो तो सच की परिभाषा को ही चैलेंज करके अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वासुदेव का सबसे बड़ा दाव था। इस एक लाइन से उन्होंने पावर का पूरा बैलेंस ही बदल दिया। उन्होंने कंस को राजा की गद्दी से उतारकर एक आम इंसान के लेवल पर ला खड़ा किया और कहा, तुम राजा हो सकते हो लेकिन भगवान नहीं। ये सिर्फ एक तर्क नहीं था, ये कंस के घमंड पर एक सीधी चोट थी। और यहीं पर एक और गहरी बात पता चलती है। जब सत्ता तर्क से हार जाती है ना, तो वो अपनी सबसे पुरानी और असली ताकत पर उतर आती है, क्रूरता और इमोशनल ब्लैकमेल। कंस का ये जो गुस्सा है, ये असल में उसकी हार की निशानी है। वो वासुदेव के ज्ञान के सामने खुद को छोटा महसूस कर रहा था। तो अब कंस सच की खोज को छोड़कर लॉयल्टी के टेस्ट पर उतर आया है। वो ये जान गया है कि अगर वो लोगों के मन का सच नहीं बदल सकता, तो कम से कम उनके रिश्तों को तो तोड़ ही सकता है। जरा सोचिए, ये कितनी खतरनाक इमोशनल चाल है। कंस देवकी को कह रहा है कि अपने दो सबसे प्यारे रिश्तों में से एक को चुनो। उसका मकसद सिर्फ सच निकलवाना नहीं है, वो उनकी आत्मा को तोड़ देना चाहता है ताकि वो फिर कभी हिम्मत ही ना कर पाएं। लेकिन यहीं पर सत्ता की हदें भी दिखने लगती हैं। कंस की धमकी के सामने देवकी का मां का प्यार एक ऐसी ताकत बनकर खड़ा हो जाता है जिसे कोई तलवार नहीं झुका सकती। ये एक मां की वफादारी थी जो राजा की सत्ता से कहीं ज्यादा बड़ी साबित हुई। देवकी के इमोशनल जवाब के बाद अब एक और तरह की पावर सामने आती है, आध्यात्मिक शक्ति। ऋषि गर्ग का ये जवाब कंस को याद दिलाता है कि दुनिया में एक और सत्ता है जो राज सिंहासन से भी ऊंची है, और वो है धर्म और ज्ञान की सत्ता। ये बिल्कुल साफ दिखाता है कि कंस की शक्ति बाहरी है, तलवार और डर पर टिकी हुई, जबकि ऋषि की शक्ति अंदरूनी है, ज्ञान और नैतिक अधिकार पर। बाहरी शक्ति से आप किसी के शरीर को झुका सकते हैं, लेकिन अंदरूनी शक्ति के सामने आपको खुद झुकना पड़ता है। हालत यह है कि कंस का अपना मंत्री उसे चेतावनी दे रहा है। वो उसे ब्रह्मदंड की याद दिला रहा है, जो कोई आम हथियार नहीं है,
बल्कि एक ऋषि की तपस्या और ज्ञान से पैदा हुई आध्यात्मिक शक्ति है। ये एक ऐसी एनर्जी है जिसके सामने दुनिया की कोई भी सेना टिक नहीं सकती। ये एक वार्निंग है कि कुछ नियम राजाओं से भी ऊपर होते हैं। अब कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचती है। दरबार की खुली बहस और टकराव से निकलकर हम जेल की कोठरी के अंधेरे और सन्नाटे में आ गए हैं। एक ऐसी जगह जहां लगता है कि अब सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। ये एक अत्याचारी की आखिरी जीत जैसी लगती है, शारीरिक कैद। जब सारे तर्क, सारी धमकियां फेल हो जाती हैं, तो सत्ता अपने शिकार को दुनिया से एकदम अलग कर देती है, ताकि उसकी हिम्मत पूरी तरह से टूट जाए। और ठीक इसी बिल्कुल नाउम्मीदी के पल में कहानी का सबसे पावरफुल मोमेंट आता है। वासुदेव सच बोलते हैं, लेकिन कंस के सामने हार मानकर नहीं, वो अपनी पत्नी के कानों में एक उम्मीद की तरह फुसफुसाते हैं। उस अंधेरी कोठरी में सच अब कोई जुर्म नहीं रहा, वो उनका सबसे बड़ा सहारा बन गया था। एक ऐसा राज जो मौत के मुंह में भी उन्हें एक दूसरे से जोड़े हुए था। और कहानी हमें इसी सवाल पर लाके छोड़ देती है। सच अब बाहर आ चुका है, भले ही उसे सिर्फ 2 लोगों ने सुना हो। और एक बार जब सच बोल दिया जाता है, तो उसे हमेशा के लिए कैद नहीं किया जा सकता। अब सवाल ये नहीं है कि सच क्या है, बल्कि ये है कि ये सच दुनिया के सामने कब और कैसे आएगा।